हेलो एवरीवन, दिस साइड हरीश एंड यू आर वाचिंग द एपिक नर्सिंग। देखिए दोस्तों, द नर्सिंग शो नाम से अपना एक नई क्लासेज स्टार्ट हो रही है आज। इसमें अपन क्या करने वाले हैं, इसमें अपन जो एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन है या फिर जो मोस्बी या फिर जो अपने सॉन्डर्स है उनके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस हैं उनको अपन डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जो रिसेंटली एम्स का पैटर्न बदला है, जो नोरसेट का पैटर्न बदला है, उसमें काफ़ी डिटेल्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इनका प्रयोग हो रहा है। उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो नोरसेट में इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाले हैं, डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट नर्सिंग नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो देखिए, बिना किसी देरी के शुरू करेंगे अपन फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तो आप जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि टोटल क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन से सही हुए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। क्या है क्वेश्चन, देख लीजिए। द नर्स नोट्स ब्लैंचिंग, कूलनेस एंड एडिमा एट द पेरिफेरल इंट्रावेनस साइट। ऑन द बेसिस ऑफ दीज फाइंडिंग्स द नर्स शुड इम्प्लीमेंट विच एक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो नर्स यहाँ पे क्या रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। मान लीजिए किसी के आईवी कैनुला, आप सिंपल भाषा में समझिए, आईवी कैनुला लगा हुआ है, उस एरिया में उसको कोल्डनेस फील हो रही है, जकड़न फील हो रही है और वहाँ पे एडिमा हो चुका है। ठीक है, यानी कि फ्लूइड इकट्ठा हो चुका है। तो उस कंडीशन में नर्स को क्या करना चाहिए, आपके सामने देखिए ऑप्शन ए है। ऑप्शन है रिमूव द आईवी कैनुला। ठीक है, क्या रिमूव द आईवी कैनुला रिमूव कर देना चाहिए। अप्लाई ए वार्म कंप्रेस, वहाँ पे एक वार्म कंप्रेस देना चाहिए। ठीक है, चेक फॉर ब्लड रिटर्न। ब्लड रिटर्न के लिए चेक कैसे कि कैनुला सही जगह लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, या फिर अपने को मेजर करना चाहिए कि कितने एरिया में इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन का मीन्स यहाँ पे ये हो जाता है कि जो कैनुला है वो वेन्स में फ्लो ना होके आउटसाइड द वेन्स फ्लो हो रहा है और वहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, उसको अपन इन्फिल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रिमूव द आईवी। ठीक है, रिमूव द आईवी, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि अपने को पता है एक बार जब कैनुला आउट होता है तो उसको वापस अपन एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, तो इनफिल्ट्रेशन होता है और इनफिल्ट्रेशन के बाद में जो इफेक्ट्स होते हैं उसकी संभावना बढ़ जाती है। तो अपन सीधे ही रिमूव करेंगे किसको, आईवी कैनुला को। ठीक है, इसके बाद में देखिए अब अपने को पता चल गया है कि वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो अपने को क्या एक्शन इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा वहाँ पे। तो अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है तो उसकी वजह से जो सराउंडिंग टिश्यू हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं। तो अप्रोप्रिएट एक्शन यहाँ पे क्या रहेगा कि उस आईवी कैनुला को ही अपने को रिमूव कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन थोड़े बड़े हो सकते हैं तो पेशेंस के साथ में देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, द नर्स प्रिपेयर्स टू केयर ए क्लाइंट ऑन कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस हु हैज़ ए नोजोकोमियल इन्फेक्शंस। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन जो टर्म है वो किसके लिए यहाँ पे प्रयुक्त होती है। यहाँ पे तो नोजोकोमियल कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन जो है ना, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, क्या बोल सकते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, HAI के नाम से कई बार शॉर्ट रूप में दे दिया जाता है। क्या, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन किसकी वजह से हो रहा है यहाँ पे, MRSA। ठीक है, MRSA की वजह से क्या हुआ, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। और उसके बाद में क्लाइंट को क्या हुआ, एब्डोमिनल वुंड था और उसका इरिगेशन करना था। क्या, इरिगेशन, और ट्रैकियोस्टोमी अटैच की हुई थी मैकेनिकल वेंटिलेटर के साथ में। क्या चाहिए था, फ्रीक्वेंट सक्शनिंग। तो नर्स शुड असेंबल विच नेसेसरी प्रोटेक्टिव आइटम्स। ठीक है, तो नर्स को कौन कौन से जो पर्सनल प्रोटेक्टिव आइटम्स है उनका यूज यहाँ पे लेना पड़ेगा। हाँ, MRSA के बारे में जानना चाह रहे हैं तो MRSA क्या है, MRSA है स्टेफाइलोकोकस ओरीज का एक टाइप है। क्या, मेथिसिलिन रेसिस्टेंट। क्या है, मेथिसिलिन, मेथिसिलिन के प्रति जो रेसिस्टेंट होते हैं
स्टेफाइलोकोकस ओरिज, तो उसको बोलते हैं अपन MRSA। ठीक है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन इसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो नर्स है वो कौन से प्रोटेक्टिव आइटम्स यूज करेगी, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है ग्लव्स एंड गाउन, ऑप्शन बी है ग्लव्स एंड फेस शील्ड, ऑप्शन सी है ग्लव्स गाउन एंड फेस शील्ड, और ऑप्शन डी है ग्लव्स गाउन एंड शू प्रोटेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या टर्म ध्यान में रखनी है कि एक तो उसको इरिगेशन चाहिए, ठीक है, एब्डोमिनल वुंड का इरिगेशन चाहिए, ट्रैक्योस्टोमी अटैच है मैकेनिकल वेंटिलेटर पे, और सक्शनिंग फ्रिक्वेंट हो रही है। तो नर्स एंटर करते समय क्या ध्यान रखेगी, ठीक है, बताइए। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है वो इन्फेक्शन कंट्रोल से रिगार्डिंग है। क्या है, इन्फेक्शन कंट्रोल अपने को करना है। तो इन्फेक्शन कंट्रोल अगर अपने को करना है तो आप कंसिडर करेंगे कि पॉसिबल जो ट्रांसमिशन है इन्फेक्शन का वो ना हो। तो इसके लिए अपने को क्या ज़रूरी है कि जैसे कोई फ्लूइड या ब्लड का स्प्लैश होता है वो अपने ऊपर ना आए। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है ग्लव्स गाउन और फेस मास्क फेस शील्ड, ठीक है, ग्लव्स भी चाहिएगा, गाउन भी चाहिएगा और फेस शील्ड भी, ये तीनों यहाँ पे यूज में आने वाले हैं। तो ऑप्शन सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखिए, द नर्स हैज रिसीव्ड द क्लाइंट असाइनमेंट फॉर द डे, विच क्लाइंट शुड द नर्स असेस फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रायोरिटी की बात आ गई। प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं नोट सेट में। ऑप्शन ए क्या है, द क्लाइंट हु नीड्स टू रिसीव सबक्यूटेनियस इंसुलिन बिफोर ब्रेकफास्ट। सेकंड ऑप्शन क्या है, द क्लाइंट हु हैज़ ए नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब अटैच्ड टू इंटरमिटेंट सक्शनिंग। ऑप्शन सी है द क्लाइंट हु इज 2 days पोस्ट ऑपरेटिव एंड इज कंप्लेनिंग ऑफ इंसीजनल पेन। और ऑप्शन डी है द क्लाइंट हु हैज़ ए ब्लड ग्लूकोज लेवल 50 mg/dl एंड कंप्लेंट्स ब्लड विजन। तो बताइए आपके अकॉर्डिंग किसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जानी चाहिए और क्यों। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे प्रायोरिटी दी जानी है कि कौन सी कंडीशन सबसे वर्स्ट हो सकती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हाइपोग्लाइसीमिया की एक वर्स कंडीशन दिखाई दे रही है, देख लीजिए, क्योंकि इसमें जो है ग्लूकोज लेवल 50 mg/dl दिखाया जा रहा है और इसी के साथ में ही ब्लड विजन भी है। तो दोनों यहाँ पे सीरियस कंडीशन है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे इंसुलिन अपन बाद में भी दे सकते हैं और जो एनजी ट्यूब है वो सक्शनिंग कुछ देर बाद में भी हो सकता है। और इंसिजनल पेन का जो है जैसे इन्फेक्शन वगैरह से हो रहा हो, मान लो तो खिंचाव की वजह से हो रहा है, उसको बाद में देखा जा सकता है, प्रायोरिटी बाद में दी जा सकती है। लेकिन सबसे पहले अपने को प्रायोरिटी जो देनी है वो देनी है हाइपोग्लाइसीमिया को, क्योंकि उसके साथ में क्या है, ब्लड विजन है और वो कोमा में जा सकता है। तो ये तो बात हो गई। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नर्स इज चूजिंग एज अप्रोप्रिएट टॉयज फॉर ए टोडलर, विच टॉय इज द बेस्ट चॉइस फॉर दिस एज। टोडलर, टोडलर काफ़ी स्पेसिफिक वर्ड है और टोडलर आप सभी को पता है कि टोडलर कहाँ प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो टोडलर जो एज होती है 1 से 3 साल की, आप सबको पता है 1 से 3 साल की एज होती है कौन सी, टोडलर। तो उसके लिए कौन सा जो बेस्ट रहेगा खेलने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट चॉइस है पजल, सेकंड है टॉयज सोल्जर्स, थर्ड है लार्ज स्टेकिंग ब्लॉक्स और फोर्थ है कार्ड गेम विद लार्ज पिक्चर्स। तो आप बताइए आंसर यहाँ पे क्या रह सकता है। तो टोडलर्स में देखिए मैं आपको बता दूं तो काफ़ी एक्टिविटीज़ में वो मास्टर बन जाते हैं या खेलने लग जाते हैं। तो उस हिसाब से जो है यहाँ पे वो क्या करेंगे, स्टैकिंग ब्लॉक्स जो आते हैं, लार्ज स्टैकिंग ब्लॉक्स यहाँ पे उनका फेवरेट होता है। और जो चीज़ें हैं टॉय सोल्जर्स, ये उनके लिए थोड़े डेंजरस हो सकते हैं, थोड़े उनके लिए उनके लिए जो है डेंजर होंगे या उनके लिए जो हार्मफुल हो सकते हैं। ठीक है, और जो लार्ज पिक्चर्स की यहाँ पे बात की जा रही है, जो लार्ज पिक्चर्स वाला ऑप्शन ये कोऑपरेटिव प्लेज में शामिल किया जाता है और ये स्कूल एज चाइल्ड के लिए, जो लार्ज पिक्चर्स है वो तो स्कूल एज चाइल्ड के लिए शामिल किया जाता है। और जो पजल और टॉय सोल्जर्स हैं
वो ये माउथ में ले सकते हैं टोडलर, और ये हार्मफुल हो सकते हैं। तो इसलिए लार्ज स्टेकिंग ब्लॉक्स जो हैं वो इनके लिए अप्रोप्रिएट यहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट विद कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज हैज सेलेक्टेड गाइडेड इमेजरी टू हेल्प कोप विद साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, विच क्लाइंट स्टेटमेंट इंडिकेट्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस स्ट्रेस रिडक्शन मेजर। यानी किसी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज है और उसको एक इमेजरी दी जा रही है कि आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कम हो रही है या नहीं हो रही है, वो इसको समझ पा रहा है या फिर नहीं समझ पा रहा है। तो जो स्ट्रेस रिडक्शन मेजर है उसको कैसे असेस करेंगे अपन कि वो समझ पाया या नहीं समझ पाया। तो उसके द्वारा कुछ सेंटेंस बोले गए। तो आप देखिए कौन सा सेंटेंस ये साबित करता है कि वो इसको समझ पा रहा है। फर्स्ट क्या है, दिस विल हेल्प ओनली इफ़ आई प्ले म्यूजिक एट द सेम टाइम। वो कह रहा है कि अगर मैं इसके साथ साथ म्यूजिक प्ले करूँगा तो ही ये टेक्निक जो है वो काम करेगी। सेकंड है, दिस विल वर्क फॉर मी ओनली इफ़ आई एम अलोन इन क्वाइट एरिया। वो कह रहा है कि अगर मैं अकेला रहूँ तो ही ये टेक्निक काम करेगी। थर्ड है, आई नीड टू डू ओनली व्हेन आई लाई डाउन इन केस आई फॉल एस्लिप। अगर नींद नहीं आ रही है और मैं फिर भी लेटा हुआ तो ये टेक्निक काम करेगी। और फोर्थ वो कह रहा है कि द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज़ दैट आई कैन यूज इट एनी वेयर एनी टाइम। मैं कहीं पर भी किसी भी समय इसको यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर वो ये बात कहता है तो आप समझ लीजिएगा कि उसको ये टेक्निक जो है वो समझ में आ गई है और वो रिलैक्सेशन कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्लाइंट विद पार्किंसंस डिजीज। यहाँ पे पार्किंसंस डिजीज़ की बात आ गई है, ठीक है। उसको डेवलप हो गया एक्किनेशिया, ठीक है। जब वो चल रहा था, एम्बुलेट कर रहा था, तो उसको एक्किनेशिया डेवलप हो गया और उसको रिस्क हो गया किसका, गिरने का, यानी कि फॉल का। तो क्या सजेशन है कि नर्स उसको प्रोवाइड करेगी इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। अब यहाँ पे पहले तो आपको कुछ टर्म्स समझने होंगे। देखिए पहले तो आपको कुछ टर्म समझने होंगे। एक तो जो है वो टर्म आया है एक्किनेशिया, ठीक है। एक्किनेशिया क्या होता है यहाँ पे, एक्किनेशिया में जो फ्रीजिंग मोमेंट होते हैं या फिर मोमेंट ही नहीं होते हैं, या तो नो मोमेंट या फिर फ्रीजिंग मोमेंट, ठीक है। एक आपने सुना होगा ब्रेडिकाइनेशिया। ब्रेडिकाइनेशिया में तो क्या होता है, स्लो हो जाते हैं मूवमेंट, और एक्टिनेशिया में बिल्कुल ही नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना चाहिए नर्स को इस प्रॉब्लम से बचाने के लिए। ऑप्शन ए है यूज ए व्हील चेयर टू मूव अराउंड। सेकंड है स्टैंड इरेक्ट एंड यूज ए केन टू एम्बुलेट, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है कीप द फीट क्लोज टुगेदर वाहिल एम्बुलेटिंग एंड यूज ए वॉकर। और ऑप्शन डी है कॉन्शियसली थिंक अबाउट वॉकिंग ओवर इमेजिनरी लाइन्स ऑन द फ्लोर। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कि उसको ये बताना है कि आप इस प्रकार से सोचो कि आप ये लाइन हैं और आप इन पे चल रहे हो, ये मन ही मन सोचना है, ताकि उससे क्या हो सकता है, एक्टिनेशिया की जो प्रॉब्लम है वो एलिवेट हो सकती है। क्योंकि आपको पता है व्हील चेयर वो यूज नहीं ले सकता क्योंकि उसके मूवमेंट ही नहीं है, इरेक्ट भी नहीं, स्टैंड नहीं हो सकता वो, इसके साथ में वॉकर पर भी नहीं चल सकता क्योंकि कुछ भी मूवमेंट उसमें नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन अपने पास क्या बचता है कि उसको बोलो कि आप थिंक इस प्रकार से करो कि आप ये लाइन्स हैं और आप ये फ्लोर है, आप इस पर चल रहे हो, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स मॉनिटर्स ए क्लाइंट रिसीविंग डिजॉक्सिन फॉर विच अर्ली मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। काफ़ी एग्जाम्स का ये चॉइस क्वेश्चन है और काफ़ी बार डिजॉक्सिन के रिगार्डिंग यहाँ पे पूछा जाता है। तो बताइए क्या रहने वाला है। सबसे पहले तो आपको देखना है डिजॉक्सिन क्या करती है। डिजॉक्सिन है कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ठीक है। ये किस में काम करती है, एक तो हार्ट फेल्योर में, हार्ट फेल्योर को मैनेज करती है, और वेंट्रिकुलर जो रेट्स होते हैं उनको यहाँ पे ये कंट्रोल करती है। साथ में एक टर्म आती है एट्रियल फिब्रिलेशन। क्या आती है, एट्रियल फिब्रिलेशन, उसको भी मैनेज करने के काम में आती है डिजॉक्सिन, ठीक है।
अब देखिए डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी की यहाँ पे बात आ रही है, तो ऑप्शन में आपको दिया गया है कि एनोरेक्सिया यानी कि भूख नहीं लग रही है, फेशियल पेन है, या फिर फोटोफोबिया है, और एक लास्ट है येलो कलर परसेप्शन। तो आपको बताना है जो फर्स्ट होता है, देखिए डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी में सबसे पहले कौन सा सिस्टम डिस्टरबेंस होता है इसमें, वो मैं आपको बता दूं, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। याद रखना, डिजोक्सिन में सबसे पहले गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम अफेक्ट होता है, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम अगर अफेक्ट हो रहा है तो उसमें सबसे पहले आपको दो टर्म्स देखने को मिलेंगे, एक तो एनोरेक्सिया और एक आपकी फेवरेट टर्म नोजिया एंड वोमिटिंग। तो फर्स्ट तो एनोरेक्सिया हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा नोजिया वोमिटिंग, ठीक है। अब देखिए ये जो फोटोफोबिया, डिप्लोपिया वगैरह लाइट फ्लैशेज हैं, ये सब बाद के परसेप्शन हैं, ये इसमें पहले दिखाई नहीं देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पूछा है, अर्ली पूछा है, तो अर्ली पे आपको फोकस करना है। तो एनोरेक्सिया जो है अर्ली हो जाएगा, एनोरेक्सिया के साथ में आप नोजिया वोमिटिंग भी लिख सकते हो। आप ये सभी इसमें इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन आपको अर्ली पूछा गया है तो आपको एनोरेक्सिया पे फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि एमआरआई स्टडी इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर ए क्लाइंट विद ए सस्पेक्टेड ब्रेन ट्यूमर। किसी क्लाइंट को ब्रेन ट्यूमर है और उसको एमआरआई सजेस्ट की गई थी, ठीक है। द नर्स शुड इम्प्लीमेंट विच एक्शन टू प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर द टेस्ट। यानी कि उस क्लाइंट को जो है प्रिपेयर करना है एमआरआई के लिए, तो कौन सा एक्शन नर्स को लेना पड़ेगा। ऑप्शन ए है सेव द ग्रोइन फॉर इंसर्शन ऑफ ए फीमोरल कैथेटर। सेकंड है रिमूव ऑल मेटल कंटेंट्स ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द क्लाइंट। थर्ड है कीप द क्लाइंट नथिंग पर ओरल या नथिंग पर माउथ फॉर 6 आवर्स बिफोर द टेस्ट। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट इन इनहेलेशन टेक्निक्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखिए एमआरआई में जो है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कैथेटर का कोई यहाँ पे रोल नहीं रहेगा, तो इस ऑप्शन को आप हटा दीजिए। इसके साथ में जो एनपीओ है उसका भी यहाँ पे कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि ये विदाउट टचिंग टेक्निक है, और इनहेलेशन टेक्निक का भी कोई रोल नहीं रहा। तो यहाँ पे रोल हो जाता है रिमूव ऑल मेटल कंटेनिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लाइंट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो, क्योंकि जो भी मेटल कंटेनिंग ऑब्जेक्ट हैं उनको अपने को उनके शरीर से हटा देना है। और ये क्यों करना है अपने को, क्योंकि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड में होती हैं, और वो कन्वर्ट किस में होती हैं, पिक्चर्स में। तो अगर रेडियो मैग्नेटिक फील्ड होगी और वो वहाँ से पिक्चर में कन्वर्ट होगी, तो जैसे रिंग्स हो गई, ब्रेसलेट हो गई, हेयर पिन्स हो गई, वॉच हो गई, ये सभी अपने को उतरवाने हैं, वहाँ पे उसको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट विद रीनल इनसफिशियंसी हैज ए मैग्नीशियम लेवल ऑफ 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ऑन द बेसिस ऑफ द दिस लैब रिजल्ट द नर्स इंटरप्रेट्स विच साइन एज सिग्निफिकेंट। रीनल इनसफिशियंसी है किसी क्लाइंट को, यानी कि जैसे यूरिन कम मात्रा में बन रहा है मान लीजिए, तो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि मैग्नीशियम का लेवल यहाँ पे 3.5 मिली इक्विवेलेंट दिखा रहा है, ठीक है, ये लैब रिजल्ट में आया है। तो नर्स को इंटरप्रेट करना है कि कौन सा साइन यहाँ पे सिग्निफिकेंट होने वाला है रीनल इनसफिशियंसी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैग्नीशियम का जो नॉर्मल लेवल है वो कितना रहता है, वो 1.5 से 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, 1.5 से 2.5। तो यहाँ पे सीधे सीधे अपने को दिख रहा है कि यहाँ पे हाइपर मैग्नीशियम का हो रहा है, लेवल जो हाइपर मैग्नीशियम हो रहा है वो अपने को दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है साइन, एक तो हाइपरपनिया, ड्राउजीनेस, हाइपरटेंशन, या फिर फिजिकल हाइपर एक्टिविटी। तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे साइन सही होगा। तो देखिए अगर मैग्नीशियम लेवल बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल डिप्रेशन आएगा,
क्या आएगा, अगर मैग्नीशियम लेवल बढ़ रहा है तो न्यूरोलॉजिकल डिप्रेशन आएगा, और न्यूरोलॉजिकल डिप्रेशन आएगा तो साथ में ड्राउजीनेस, सेडेशन, लेथार्जी और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन या फिर मसल वीकनेस और एरिफ्लेक्सिया, ब्रैडिकार्डिया और हाइपोटेंशन, ये सभी साथ में लेके आएगा। तो यहाँ पे ड्राउजीनेस जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्योंकि न्यूरो से रिगार्डिंग है। ठीक है, तो ड्राउजीनेस के साथ में अगर और भी कोई ऑप्शन होता है इनमें से, जैसे सेडेशन हो गया, लेथार्जी हो गया, फिर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, मसल वीकनेस, एरिफ्लेक्सिया, ब्रैडिकार्डिया और हाइपोटेंशन, तो बिल्कुल करेक्ट होते हाइपर मैग्नीशियमिया यहाँ पे हो रहा है, जिसकी वजह से रीनल इनसफिशिएंसी हो रही है। तो ड्राउजीनेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इन 10 में से कितने क्वेश्चंस आ रहे थे, सही से बताना है कितना स्कोर, उसी बेसिस पे आप आगे तैयारी स्टार्ट कर देनी है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। ए क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर एंजियोप्लास्टी, द क्लाइंट सेज टू द नर्स, आई एम सो अफ्रेड दैट इट विल हर्ट एंड विल मेक मी वर्स ऑफ देन आई एम, विच रेस्पॉन्स बाय द नर्स इज थेरेप्यूटिक। देखिए किसी क्लाइंट की एंजियोप्लास्टी की जानी है, ठीक है। अब देखिए एंजियोप्लास्टी की जानी है, क्लाइंट ने कहा कि मैं जिस कंडीशन में हूँ उससे भी ज़्यादा बदतर कंडीशन में हो सकता हूँ, तो नर्स को उसको समझाना है कि किस प्रकार से वो उसको समझा पाएगी। तो देखिए ऑप्शन ए है, कैन यू टेल मी व्हाट यू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोसीजर। तो उसने कहा कि आप मेरे को बता सकते हो कि एंजियोप्लास्टी के बारे में आप क्या जानते हो कि आप ऐसे कह रहे हो। या फिर सेकंड ऑप्शन है, योर फियर्स आर ए साइन दैट यू आर रियली शुड हैव दिस प्रोसीजर। थर्ड है, दोज आर वेरी नॉर्मल फियर्स बट प्लीज बी अश्योर्ड दैट एवरीथिंग विल बी ओके। और नेक्स्ट है, ट्राई नॉट टू बी वरी, दिस इज ए वेल नाउन एंड ईजी प्रोसीजर फॉर द SCP। तो नर्स को उससे यही पूछना है कि आप मेरे को इस प्रोसीजर के बारे में बताओ, आपको डर इस प्रकार से क्यों लग रहा है, आप इस प्रोसीजर के बारे में क्या जानते हो। ठीक है, तो ये जो थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक है ये काफ़ी हेल्प करेगी पेशेंट को समझाने में एंजियोग्राफी के बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो एक तो आपको ये बताना है कि इस प्रकार का सेशन आपको कैसा लगा, आगे भी सेशन लगातार कंटिन्यू रखने हैं या फिर और कोई इसमें चेंज करना है। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता दीजिएगा। और आपको इन 10 क्वेश्चन में से सही से ये बताना कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए और कितने आपको सही से आ रहे थे और कितने पिछले एग्जामों से रिलेट करते हैं। तो ये सभी आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नॉलेज को स्प्रेड कीजिए और देखते रहिए द एपिक नर्सिंग। थैंक यू सो मच।